तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूं सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक एपिसोड 1। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पहले मैं सोलो लेवलिंग के तीनों सीजन्स को कंप्लीट कर चुका हूं और आप मेरी सोलो लेवलिंग सीजन 2 की प्लेलिस्ट को चेक भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट थी कि जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में जाकर ऑल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड की जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगा। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे नए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और मैंने आप लोगों से कहा था कि यार कम से कम मेरी थोड़ी हेल्प करवा दो ताकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए। सो उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमेशा की तरह मेरा साथ देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जा रहा होता है संग जिन वू ने एब्सोल्यूट बीइंग के मरने के बाद सारे मोनार्क्स को हराकर रूलर्स और मोनार्क्स के दरमियान लड़ाई को खत्म कर दिया। अब संग जिन वू के अलावा कोई भी मोनार्क जिंदा नहीं होता। और जैसा कि हम जानते हैं कि संग जिन वू ने अर्थ की टाइमलाइन को 10 साल पीछे करने के बाद नॉर्मल जिंदगी गुजारने का फैसला किया होता है। संग जिन वू मिस चा से शादी कर लेते हैं। उनके यहाँ एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम संग सूहू होता है। संग जिन वू कई बार सपने में अपने बेटे को ताकतवर बनाने के लिए आर्किटेक्चर की बनाई हुई गेम में पार्टिसिपेट करवाते हैं, ताकि जब उनका बेटा इस काबिल हो जाए कि वो संग जिन वू की पावर्स को संभाल सके तो फिर संग सूहू की तमाम पावर्स को रीएक्टिवेट कर दिया जाए। अब सोचने की बात तो ये होती है कि संग जिन वू ने सारे मोनार्क्स को हरा दिया होता है, लेकिन इसके बाद भी अर्थ पर पोर्टल्स ओपन हो रहे होते हैं। तो इसकी बड़ी वजह मल्टीवर्स होती है। जिस तरह एब्सोल्यूट बीइंग ने अर्थ को बनाया होता है, उसने रूलर्स को बनाया और मोनार्क्स को बनाया। तो वो रूलर्स और मोनार्क के दरमियान लड़ाई को बहुत ज्यादा एंजॉय किया करता था। आखिरकार रूलर्स इस ना खत्म होने वाली लड़ाई को खत्म करने के लिए एब्सोल्यूट बीइंग को मार देते हैं, यानी वो अपनी ही बनाई हुई क्रिएशन से खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एब्सोल्यूट बीइंग अकेला नहीं होता जिसने अर्थ को बनाया होता है। एब्सोल्यूट बीइंग जैसी 7 और पावरफुल एंटिटीज को दिखाया जाता है जिसका नाम भी एब्सोल्यूट बीइंग्स होता है। मतलब कि शुरुआत में टोटल 8 एब्सोल्यूट बीइंग्स होती हैं जो कि अपनी अपनी दुनिया को क्रिएट करते हैं और अपनी अपनी क्रिएशंस के दरमियान लड़ाई को एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन एक दिन उन्हें पता चलता है कि अर्थ वाला एब्सोल्यूट बीइंग अपनी ही क्रिएशन के हाथों मारा गया और घूम फिर कर सारी ताकत शैडो मोनार्क के हाथ में आ गई। अब वो इतना पावरफुल हो जाता है कि वो रूलर से भी ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए उसका कोई मालिक नहीं है। तो बाकी के 7 एब्सोल्यूट बीइंग इस बात का फैसला कर लेते हैं कि हम में से जो पहले अर्थ पर कब्जा करके शैडो मोनार्क को हराएगा तो शैडो मोनार्क उसका गुलाम बन जाएगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि ऐशबॉर्न एब्सोल्यूट बीइंग का वफादार सिपाही होता है और जब वो एब्सोल्यूट बीइंग का लॉयल गार्ड होता है तो इसी वजह से उसको तोहफे के तौर पर ये पावर मिलती है। वो अलग बात है कि ऐशबॉर्न इस पावर का अच्छाई के लिए इस्तेमाल करता है और अर्थ को बचाता है। और जब ये बात संग जिन वू को पता चल जाती है कि अर्थ खतरे में है और बाकी के 7 एब्सोल्यूट बीइंग अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो वो उनका मुकाबला करने के लिए मल्टी डायमेंशंस में पहुंच जाता है। लेकिन संग जिन वू को समझ आ जाती है कि मैं अकेला 7 ताकतवर एंटिटीज का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए मुझे सोहो को भी पावर देनी होगी ताकि वो मेरी गैर मौजूदगी में अर्थ को बचा सके। और जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि अब अर्थ पर जो पोर्टल्स ओपन हो रहे होते हैं, उन पोर्टल्स में से जो भी डीमन बाहर निकलते हैं और हंटर्स उनका शिकार करते हैं, इन सब का मोनार्क से कोई लेना देना नहीं है। अगर आसान अल्फाज में समझाया जाए तो जब भी कोई मल्टीवर्स में ट्रैवल करता है तो उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से डायमेंशन में क्रैक्स पड़ जाते हैं जिसे हम गेट्स कहते हैं। तो तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करने के बाद मेरा ख्याल है कि आप लोगों के बहुत से सवालों के जवाबात आपको मिल चुके होंगे। सो हम बैक टू स्टोरी आते हैं और अब कहानी की शुरुआत में सूहो को दिखाया जाता है जो कि कोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेने में कामयाब हो जाता है। वह बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, मुझे आर्ट कॉलेज में एडमिशन मिल गया। जबकि उसका दोस्त योंग गिल बहुत ज़्यादा रो रहा होता है कि मेरी इस हेल्थ से कब जान छूटेगी। जरा सूहो को तो देखो, वो कितना हैप्पी है और उसे तो आर्ट्स के बारे में कुछ पता भी नहीं है, लेकिन उसका फिर भी एडमिशन कैसे हो गया मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। और फिर जैसे ही सारे स्टूडेंट्स सूहो को कांग्रेचुलेशन बोल रहे होते हैं, अचानक वहां पर ली पहुंच जाता है। ये वही लाल बालों वाला लड़का होता है। सूहो ने 2 साल पहले जमकर धुलाई की होती है और वो सूहो से कहता है, मेरे पुराने दोस्त क्या हाल है, काफी साल हो गए तुमसे मुलाकात नहीं हुई और तुम इतने मल्टी टैलेंटेड कब से हो गए। सूहो ये सुनकर कहता है, अरे किम तुम कैसे हो। ये सुनकर ली गुस्से में आकर कहता है, बेवकूफ इंसान, तुम्हें याद भी नहीं है, मेरा नाम किम नहीं बल्कि ली था और तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से हाई स्कूल में मेरा गुंडा बनने का सपना अधूरा ही रह गया। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं बदला लेने के लिए वापस आ चुका हूँ। सूहो ये सुनकर कहता है, यार छोड़ो लड़ाई वड़ाई की बातें, क्यों ना अब हम दोस्त बन जाते हैं और अच्छे से स्टडीज करते हैं। इसी दौरान क्लासरूम में बैठी
दो लड़कियां आपस में बातचीत कर रही होती हैं। जरा ली को तो देखो, ये अभी तक नहीं बदला, वैसा ही घमंडी और बेवकूफ लड़का है। बेचारे सूहो को तो देखो, उसके पेरेंट्स कई सालों से मिसिंग हो चुके हैं और वो एक हैप्पी लाइफ गुजारने की स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन न जाने ली को क्या हो गया, वो सूहो के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है। इसी दौरान ली चिल्लाते हुए कहता है, सूहो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो जैसे एक जोरदार पंच मारने की कोशिश करता है तो यहाँ पर सूहो जंप लेकर एक नी अटैक करता है। वो उसके मुंह को अपने घुटने से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से ली मुस्कुराने लग जाता है और सूहो की फ्लाइंग किक का ली पर कोई असर नहीं होता। तो यहाँ पर सूहो समझ जाता है कि ली यहाँ पर हंटर वाली पावर को अवेकन कर चुका है, जबकि सूहो एक नॉर्मल इंसान होता है जिसने हंटर की पावर को अभी तक अवेकन नहीं किया होता। हाँ, उसने पिछली दफा ये सारी चीजें अपने सपने में की होती हैं। तो यहाँ पर ली सूहो की जमकर धुलाई करता है। ये सीन हमें बाद में दिखाए जाएंगे, फिलहाल अभी नहीं दिखाए जा रहे। हमें सिर्फ इतना बताया जा रहा होता है कि संग जिन वू ने सूहो की मेमोरी को इरेज करने के साथ साथ उसकी पावर्स को लॉक कर दिया था और एक नॉर्मल इंसान जितना मर्जी ताकतवर क्यों ना हो जाए, वो कभी भी सबसे कमजोर हंटर यानी कि ई रैंक हंटर को कभी हरा नहीं सकता। और इसके बाद हमें 2 साल गुजर जाने के बाद का सीन दिखाया जाता है जब सूहो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और अचानक से अपने पेरेंट्स के मिसिंग हो जाने की वजह से अपनी लाइफ में खुश रहने की स्ट्रगल कर रहा होता है। तो दोस्तों, अब सूहो कोरिया की यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स का 2nd ईयर का स्टूडेंट बन जाता है और वो देखता है कि उसकी यूनिवर्सिटी के बाहर एक डेंजिन ओपन हो जाता है। हमें बताया जा रहा होता है कि बहुत ही जल्द इस डेंजिन को क्लियर करने के लिए हंटर्स पहुंचने वाले हैं। फिलहाल सारे स्टूडेंट्स की क्लासेस को दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया है और कुछ लड़कियां भी आपस में बातचीत कर रही होती हैं, क्या होगा अगर हंटर्स वक्त पर नहीं पहुंचे और अगर डेंजिन ब्रेक हो जाती है। दूसरी लड़की का कहना होता है तो फिर हमारी खैर नहीं है और दोनों लड़कियां मजाक करते हुए आगे बढ़ जाती हैं। यहाँ पर सूहो सोच रहा होता है, एक और गेट ओपन हो गया। 3 साल पहले ये तमाशा शुरू हुआ था और इन 3 सालों में दुनिया कितनी बदल चुकी है। एक तरफ है हंटर्स जो कि अचानक से अपनी पावर को अवेकन कर लेते हैं और वो नॉर्मल इंसानों से बहुत ज्यादा ताकतवर कहलाते हैं, जबकि दूसरी तरफ है हम जैसे कमजोर सिविलियंस जो कि सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए हंटर्स पर डिपेंड करते हैं। यहाँ तक कि हमारी मिलिट्री, आर्मी सब फेल हो चुके हैं। और यहाँ पर हमें उस इंसान के बारे में बताया जा रहा होता है जिसने एज अ हंटर सबसे पहले अपनी पावर को अवेकन किया होता है। उसका नाम होता है वू जिन चुल, यानी कि हमारे इंस्पेक्टर वू। अब वो हंटर एसोसिएशन के फाउंडर भी बन चुके होते हैं, इसलिए तमाम हंटर्स की गिल्ड उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है और किसी को भी पता नहीं होता कि इंस्पेक्टर वू पिछली दुनिया में होने वाले सारे इंसिडेंट के बारे में जानते हैं। इसलिए पिछले 3 सालों में जब से डेंजन्स फिर से ओपन होना शुरू हो जाती हैं, हंटर्स को बहुत अच्छे तरीके से मिस्टर वू गाइड कर रहे होते हैं। सूहो ये तमाम बातें सोचता हुआ कि एक आम इंसान में और एक ताकतवर हंटर में जमीन आसमान का फर्क है, कभी भी इस गैप को फिल नहीं किया जा सकता। और ये तमाम चीजें सोचता हुआ वो बीरू की ड्राइंग बना रहा होता है और जैसे ही वो अपना स्केच कंप्लीट कर लेता है तो अचानक उसके टीचर वहां पर पहुंच जाते हैं और वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि तुम्हारा जो स्केच है वो सबसे डिफरेंट है। एक तो तुमने एंट को बनाया है लेकिन इसके पर भी बना दिए और ह्यूमन बॉडी भी बना दी। सूहो का कहना होता है, वैसे मैंने सोच समझकर ये सब कुछ नहीं बनाया, बस मैं कुछ और चीज सोच रहा था और ना चाहते हुए भी मैंने ये ड्राइंग बना दी जो आपके सामने है। सूहो ये सोच रहा होता है कि अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि मैं अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहा था कि वो किस तरह अचानक गायब हो गए, और फिर वो ई रैंक हंटर ली के बारे में सोच रहा होता है कि जब उसने सूहो की जमकर धुलाई की होती है। सूहो अपनी लाइफ से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होता, वो बहुत ज्यादा सैड होता है, अपने दिल के अंदर एम्प्टीनेस को फील कर रहा होता है। मेरी ऐसी जिंदगी का क्या फायदा, अगर मेरे डैड मेरी जगह पर होते तो वो क्या फैसला करते, वो किस तरह खुश रहने की कोशिश करते। जब मेरी फैमिली मेरे पास थी तो मेरी मॉम अक्सर मुझसे कहा करती थी कि तुम बिल्कुल अपने डैड की तरह बनते जा रहे हो, लेकिन अब तो मैं ये भी भूलता जा रहा हूँ कि मेरे डैड कैसे थे। क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजरती रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जहाँ सूहो ये तमाम बातें सोच रहा होता है, अचानक वहाँ पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यूनिवर्सिटी के बाहर हंटर्स पोर्टल में से जिंदा सही सलामत बचकर आने में कामयाब हो जाते हैं। इस डेंजिन का लेवल ई रैंक होता है, तो डेंजिन को क्लियर करने के लिए एक सी रैंक हंटर, एक डी रैंक हंटर और बाकी कुछ ई रैंक हंटर्स होते हैं। और यहाँ पर एक डी रैंक हंटर जिसका नाम किम होता है, वो मीडिया वालों को इंटरव्यू देते हुए कहता है, हमने डेंजिन तो क्लियर कर ली है, लेकिन हमने डेंजिन के अंदर कुछ अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स को देखा और मुझे जल्द ही हंटर एसोसिएशन वालों को इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा कि वो ऐसे मॉन्स्टर्स थे जो दिखने में ज़ॉम्बीज की तरह थे। उनकी आंखों और मुंह से ब्लू कलर की फ्लेम निकल रही थी
आंखों और मुंह से नीले कलर की आग का निकलना मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो बहुत ज्यादा कमजोर थे। और तो और इस रेड को हमने आसानी से कंप्लीट कर लिया, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, बस मेरी टांग पर एक छोटा सा स्क्रैच आया है। अभी वो ये सारी कहानी सुना रहा होता है, अचानक उसकी टांग पर जो स्क्रैच आया होता है उसमें से ब्लू फ्लेम्स निकलना शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते वो एक ज़ॉम्बी में चेंज हो जाता है और इंटरव्यू लेने वाले शख्स की खोपड़ी को खा जाता है और देखते ही देखते वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। और फिर जैसे ही कुछ हंटर्स आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो उनकी बॉडी पर अपने पंजों से स्क्रैचेस लगा देता है। देखते ही देखते वहां पर मौजूद सारे हंटर्स भी ज़ॉम्बीज बनना शुरू हो जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हंटर किम हमें डंजन के अंदर मौजूद जिन मॉन्स्टर्स के बारे में बता रहा था, तो वो सारे हंटर्स भी आहिस्ता आहिस्ता वैसे ही मॉन्स्टर्स में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। क्लास फेलो जो कि दूसरे बिल्डिंग में खड़े होकर खिड़की से बाहर झांक रहे होते हैं, तो दूर से उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे सारे लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं और वो कानों में सरगोशी कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि डंजन ब्रेक हो गई है, इसलिए सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है और लोगों की जान बचाने वाले हंटर्स ज़ॉम्बीज में चेंज हो चुके हैं। सूहो भी जैसे आगे बढ़कर ये सारा तमाशा देखता है तो वो अपने क्लास फेलो से कहता है, यहाँ से भागो, ये कोई आम इंसान नहीं है बल्कि सारे के सारे मॉन्स्टर्स में चेंज हो चुके हैं। सूहो के तमाम दोस्त यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर सूहो एक ई रैंक हंटर क्लास फेलो से कहता है, तुमने हाल ही में अपनी पावर को अवेकन किया है तो तुम हमारी मदद करो ना। वो हंटर बहुत ज्यादा डरपोक होता है। वो कहता है कि जब डी रैंक वाले इन मॉन्स्टर्स को संभाल नहीं पाए तो मैं कैसे संभालूंगा। अभी वो ये बात कर रहे होते हैं, अचानक बिल्डिंग के सामने एक ज़ॉम्बी पहुंच जाता है और वो सामने की तरफ जंप लगाता हुआ सूहो की क्लास में खिड़की तोड़ते हुए घुस जाता है। ज़ॉम्बी को देखकर सारे स्टूडेंट्स भागना शुरू हो जाते हैं और पीछे सूहो और एक लड़की रह जाती है। और फिर जैसे ही ज़ॉम्बी उस लड़की पर अटैक करने वाला होता है तो वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है, सूहो मेरी मदद करो। लेकिन सूहो ये सोच रहा होता है कि मैं तो एक आम इंसान हूँ, तो मैं इस लड़की की जान कैसे बचा सकता हूँ। फिलहाल मुझे भागकर किसी हंटर को मदद के लिए बुलाना होगा। आखिरकार सूहो अपनी जान बचाता हुआ और ज़ॉम्बी से डरता हुआ उस कमरे से बाहर भाग रहा होता है और भागते भागते अचानक उसको अपने डैड की याद आती है कि अगर मेरे डैड मेरी जगह होते तो वो क्या करते। क्या वो डरपोकों की तरह भाग जाते या बहादुरी दिखाकर ज़ॉम्बी का मुकाबला करते। आखिरकार यहाँ पर सूहो को अपने डैड की याद आती है और वो अपना माइंड चेंज करके उस लड़की की मदद करने के बारे में ठान लेता है। और फिर जैसे ही ज़ॉम्बी अपना मुंह खोलकर उस लड़की के फेस को खाने वाला होता है तो अचानक से सूहो जंप लेता हुआ उस ज़ॉम्बी के फेस पर फायर एक्सटिंग्विशर से अटैक कर देता है। और यहाँ पर सूहो की आईज में हम ब्लू फ्लेम का एक छोटा सा डॉट देखते हैं, उसके डैड जैसी पावर। मानो गुस्से की आग सूहो की आंखों में भड़कना शुरू हो जाती है और वो उस लड़की से कहता है, भागो। और अचानक से सूहो को महसूस होता है कि टाइम रुक गया और उसकी आंखों के सामने एक स्क्रीन पॉपअप हो जाती है जिस पर लिखा होता है कि आपने अपना पहला क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया और आपको करेज ऑफ द वीक का टाइटल मिला है। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पर सूहो को अपने डैड की तरह करेज ऑफ द वीक का टाइटल मिल जाता है। जब वो पहली मर्तबा बहादुरी दिखाते हुए अपने दोस्तों की जान बचाते हैं तो सूहो को भी सेम री अवेकनिंग की पावर मिल चुकी होती है। और इस मैसेज को देखते ही अचानक से सूहो के माइंड में सारी पुरानी बातें दौड़ना शुरू हो जाती हैं कि जब मैं 3 साल पहले क्लासरूम में बैठा हुआ था और मुझे एक सपना आया। सपने में मैंने एक वीडियो गेम में पार्टिसिपेशन की और मेरा लेवल 1 था और 1 लेवल से मैं किस तरह 100 लेवल पर पहुंच गया। जैसे जैसे मैं खतरनाक मॉन्स्टर्स को हराता था तो मेरा लेवल इंक्रीज हो जाता था, यहाँ तक कि फाइनल बॉस मेरे डैड थे। और फिर सूहो इस बात को कंफर्म करने के लिए कि उसके पास री अवेकनिंग की पावर आई है या नहीं, तो वो फिर से फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करते हुए उस ज़ॉम्बी पर अटैक करता है। अगर मेरा अटैक इस पर काम कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास री अवेकनिंग की पावर आ चुकी है, क्योंकि कभी भी एक नॉर्मल ह्यूमन कमजोर से कमजोर मैजिक बीस्ट का मुकाबला नहीं कर सकता। सूहो जैसे ही सेकंड अटैक करता है तो उसकी स्क्रीन के सामने लेवल अप लिखा हुआ आ जाता है और फिर एक और मैसेज उसकी स्क्रीन के सामने आ जाता है कि क्या आप एज अ प्लेयर इस गेम को स्टार्ट करना चाहते हैं। सूहो उस मैसेज को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर हमें आर्किटेक्चर का नाम दिखाया जाता है जिसने इस सिस्टम को शैडो मोनार्क की पावर को इस्तेमाल करते हुए डिजाइन किया होता है। जादूगर किंदारू की तरफ से तुम्हें इनाम के तौर पर कुछ पावर्स दी गई हैं। नंबर 1, कोई भी जहर तुम पर असर नहीं करेगा, तुम कभी बीमार नहीं होंगे, तुम्हारी उम्र लंबी हो जाएगी और जैसे ही तुम अपनी नींद पूरी करोगे यानी सोने के बाद तुम्हारी रीजनरेटिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर आपको याद नहीं है तो दोस्तों आपको याद होगा कि जब फर्स्ट टाइम संग जिन वू को ये पावर मिलती है तो उसकी एक टांग कट चुकी होती है, लेकिन जैसे ही वो सोकर उठता है तो उसकी टांग फिर से रीजनरेट हो जाती है।
तमाम चीजों को पढ़ने के बाद सूहो को बताया जा रहा होता है ये कोई वीडियो गेम नहीं है, इसलिए तुम्हें जिंदा रहना होगा क्योंकि तुम्हें जिंदगी सिर्फ एक बार ही मिली है, जबकि वीडियो गेम में सूहो को 3 टाइम्स लाइफ चांसेस मिलते थे। तो दोस्तों यहाँ पर सूहो को जो एक्टिव स्किल मिलता है वो संग जिन वू की तरह होता है रूलर्स अथॉरिटी, और फिलहाल उसका पैसिव स्किल यानी कि जो चेंजेबल स्किल होता है वो नन होता है। और यहाँ पर सूहो को सिस्टम बता रहा होता है कि तुम सामने वाले अपोनेंट को हरा दो तो तुम्हारा लेवल 2 हो जाएगा। अब जबकि सूहो का मुकाबला डी रैंक हंटर के साथ हो रहा होता है तो सूहो अपनी स्क्रीन पर अपने अपोनेंट्स के रैंक के बारे में पढ़ पा रहा होता है, और यहाँ पर इन ज़ॉम्बीज का नाम मिस्ट बर्न बताया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सूहो का मुकाबला 3 मिस्ट बर्न से हो रहा होता है, एक अवेकन डी रैंक हंटर जबकि 2 अनअवेकन्ड मिस्ट बर्न सिविलियंस। मतलब कि 2 लोगों को हराना आसान जबकि हंटर को हराना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए सूहो चिल्लाते हुए उस लड़की से कहता है तुम भागो, अपनी जान बचाओ। तो दोस्तों जैसे ही वो लड़की वहां से भाग जाती है तो अब सूहो थोड़ा खुलकर फाइट कर रहा होता है। उसके हाथ में फायर एक्सटिंग्विशर होता है जिससे वो पहले अनअवेकन्ड मिस्ट बर्न्स पर अटैक करता है और एक जोरदार अटैक के साथ एक पंच भी मारकर उसे छत के अंदर घुसा देता है। यहाँ पर सूहो की जो आइज होती हैं वो एकदम ब्लू हो जाती हैं। उसे यहाँ पर यकीन आ जाता है कि सिस्टम जो कुछ बता रहा है वो बिल्कुल ठीक ठीक बता रहा है, मैं वाकई ही रीअवेकन्ड हो चुका हूँ और मेरा लेवल अब 2 हो गया है। और फिर जैसे ही दूसरा मिस्ट बर्न अटैक करने की कोशिश करता है तो यहाँ पर संग सूहो ज़ॉम्बी के पंजे से खुद को बचाता हुआ एक जोरदार पंच मारने के बाद उसे भी एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाता है, और उसे हराने के बाद सिस्टम सूहो को कुछ एडिशनल पॉइंट्स देता है और सूहो जरूरत पड़ने पर उन पॉइंट्स को अपनी हेल्थ बढ़ाने में या फिर अपना स्टेमिना या फिर स्पीड बढ़ाने में इस्तेमाल कर सकता है। अब सूहो के सामने बच जाता है डी रैंक हंटर मिस्ट बर्न, और जैसे ही सूहो उस पर अटैक करता है तो सूहो उसे हरा नहीं पा रहा होता क्योंकि उसके पंच का अपोनेंट पर कोई असर नहीं होता। यहाँ पर सूहो समझ जाता है कि अभी हाल ही में मैंने अपनी पावर को रीअवेकन किया है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि शायद मेरा लेवल ई है या फिर डी। लेकिन जैसे ही मैंने डी रैंक हंटर के फेस पर पंच मारा और मैं उसे नॉकआउट नहीं कर पाया, इसका मतलब ये है कि लेवल 1 पर मेरा लेवल ई रैंक था और लेवल 2 पर आकर कुछ थोड़ा ही बढ़ पाया है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अपने से एक रैंक ज्यादा ऊपर वाले बंदे को हराने के लिए मुझे ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि एक बार अगर किसी हंटर की पावर रीअवेकन हो जाती है तो वो उसे बढ़ा नहीं सकता। इसका मतलब तो ये हुआ कि मुझे यहाँ से भागकर अपनी जान बचानी चाहिए और बाकी हंटर्स के आने का इंतजार करना चाहिए। और फिर जैसे ही सूहो वहां से भागने की कोशिश करता है तो डी रैंक मिस्ट बर्न सूहो की छाती पर अपने पंजों से अटैक करता है और उसे जख्मी कर देता है। सूहो बहुत ज्यादा डर जाता है कि ये ज़ॉम्बीज का इन्फेक्शन अगर मेरी पूरी बॉडी में फैल गया तो मैं भी ज़ॉम्बी बन जाऊंगा, क्योंकि दूसरे लोगों के साथ सेम ऐसा ही हो रहा था कि ज़ॉम्बी जिस इंसान पर भी अटैक करते थे उसे भी ज़ॉम्बी बना देते थे। लेकिन यहाँ पर सूहो एकदम से हैरान हो जाता है कि वो ज़ॉम्बी नहीं बना, बल्कि उसके जो जख्म थे वो हील होना शुरू हो गए हैं। उसे याद आता है कि मुझे कुछ पावर्स मिली हैं जिसमें मेरी उम्र बढ़ जाती है, मेरे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं अगर वो कट जाएं तो रीजनरेट हो सकते हैं, इसके साथ साथ कोई भी जहर मुझ पर असर नहीं करेगा। लेकिन इन तमाम पावर्स के बदले मेरे पॉइंट्स कट जाएंगे, तो मुझे सोच समझकर सारे पॉइंट्स को इस्तेमाल करना होगा। और फिर जैसे ही वो ज़ॉम्बी सूहो पर फिर से अटैक करता है तो उसे दीवार के साथ चिपका देता है और उसके फेस पर काटने की कोशिश कर रहा होता है। सूहो अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए एडिशनल पॉइंट्स में से आधे पॉइंट्स को इस्तेमाल कर लेता है और अपनी ताकत को थोड़ा सा बढ़ाने में कामयाब हो जाता है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता डी रैंक मिस्ट बर्न को पीछे की तरफ धकेलने में कामयाब हो पा रहा होता है, लेकिन सूहो को समझ आ जाती है कि अगर मुझे अपनी जान प्यारी है तो सारे पॉइंट्स को इस्तेमाल करना होगा। आखिरकार सूहो ये फैसला करते हुए सारे पॉइंट्स को स्ट्रेंथ में चेंज कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जमकर धुलाई करना शुरू हो जाता है। सूहो उसकी फैंटी लगाते हुए सोच रहा होता है कि मैंने ऐसे हंटर के बारे में आज तक नहीं सुना कि जो लेवल अप कर सके और अपनी ताकत को बढ़ा सके, क्योंकि जब भी किसी हंटर को पावर मिलती है तो वो एक ही जगह पर रहती है, ना उससे कम हो सकती है ना उससे ज्यादा। लेकिन शायद मेरे पास ऐसी पावर आ चुकी है जिसकी वजह से मैं अपने पावर को लेवल अप कर सकता हूँ, और अगर ये बात सच है तो मैं इस मॉन्स्टर को भी हरा दूंगा। और फिर देखते ही देखते सूहो पंचेस की बारिश कर देता है। उसे इतनी जोर जोर से पंचेस मार रहा होता है कि वो यूनिवर्सिटी की दीवार तोड़ता हुआ बाहर ग्राउंड में जाकर गिरता है, लेकिन सूहो बिल्डिंग से जंप लगाता हुआ हवा में भी पंचेस मार रहा होता है। उसे किसी भी हाल में अपनी और दूसरों की जान बचाने के लिए इस राक्षस को हराना होगा। आखिरकार वो उसे हराने में कामयाब हो जाता है और अब भी सूहो को यकीन नहीं आ रहा होता कि उस डी रैंक मिस्ट बर्न को हराने के बाद उसका लेवल अप हो गया, उसे बहुत सारे पॉइंट्स मिले हैं। जहां एक तरफ सूहो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है कि मेरी पावर रीअवेकन हो चुकी है, अब मैं लोगों की जान बचा सकता हूं,
तो वो खिड़की से बाहर झांक कर ये देखने की कोशिश कर रहा होता है कि बाकी ज़ॉम्बीज़ क्या कर रहे हैं। अचानक इसी दौरान एक सी रैंक हंटर जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है, जिसे हम मिस्ट बर्न भी कहते हैं, वो अपनी तलवार से सूहो का सर काटने की कोशिश करता है, लेकिन सूहो किक मारकर वहां से गायब हो जाता है। सी रैंक हंटर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसकी तलवार जिस चीज से भी टकराती है उसके टुकड़े कर डालती है और मैसिव डिस्ट्रक्शन देखने के बाद सूहो का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अगर गलती से भी इसकी तलवार मुझे डायरेक्टली हिट कर जाती है तो ठाकुर तो गए हो, क्योंकि जैसे जैसे सी रैंक हंटर अपनी तलवार को स्विंग करता है तो वो हर चीज को एकदम स्लैश कर डालता है और सूहो समझ जाता है कि भैया इसके हाथ में जो वेपन है उसने इस हंटर की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। इसलिए हंटर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए माना के साथ इन्फ्यूज्ड वेपन्स को इस्तेमाल करते हैं। आखिरकार सूहो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना शुरू हो जाता है, क्योंकि दोनों के पावर लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। भागते भागते सूहो की नजर अचानक कुछ लड़कियों पर पड़ जाती है जो कि दूसरी बिल्डिंग की छत पर खड़ी होती हैं, और जैसे ही उस ज़ॉम्बी की नजर डरती हुई लड़कियों पर पड़ती हैं जो कि हंटर्स के आने का इंतजार कर रही होती हैं, तो वो ज़ॉम्बी सूहो को छोड़कर उन लड़कियों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और फिर जैसे ही सी रैंक मिस्ट बर्न अपनी बड़ी सी तलवार की मदद से उन लड़कियों पर अटैक करता है तो उसमें से एक लड़की मर जाती है और सूहो उन लड़कियों की जान बचाने के लिए एक जोरदार किक उसकी बैकबोन पर मारता है, लेकिन सूहो के अटैक का उस पर कोई असर नहीं होता। तो वो अपनी तलवार से सूहो को खत्म करने के लिए हवा में बार बार सूहो को काटने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सूहो भी पलक झपकने में अपने मार्शल आर्ट्स की सारी टेक्निक को यूज कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर हंटर के हाथ में तलवार होती है जबकि सूहो के हाथ में कोई भी वेपन नहीं होता। सूहो मौके से फायदा उठाकर एक नी अटैक करता है, लेकिन उस नी अटैक का भी हंटर पर कोई असर नहीं होता। तो वो एक जोरदार पंच सूहो के पेट में मारता है और सूहो उछलता हुआ दीवार से टकरा जाता है। ये इतना क्रिटिकल अटैक होता है कि सूहो की बस 1 HP बचती है और सूहो फिर से हिम्मत करने की कोशिश कर रहा होता है कि मुझे उठना होगा और इस ज़ॉम्बी को हराना होगा, वरना ये शहर के लोगों में इस वायरस को फैला देगा और सब लोग ज़ॉम्बीज़ बन जाएंगे। लेकिन हमारे हीरो की सिर्फ 1 HP बाकी रह जाती है और वो बहुत मुश्किल से उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसे चक्कर आ जाते हैं। वो फिर से ज़मीन पर गिर जाता है और ज़ॉम्बी यहाँ पर सूहो को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है तो अचानक एक पोर्टल ओपन हो जाता है, उसमें से कुछ क्रैक्स पड़ते हैं और उसमें से बीरू पलक झपकने में बाहर आ जाता है और बीरू बिजली की तेज रफ्तारी के साथ पोर्टल से बाहर निकलते ही उस सी रैंक हंटर के दोनों हाथों को काट देता है। और जब बीरू ये देखता है कि उसके यंग मोनार्क का क्या हाल किया गया है तो वो गुस्से में पागल हो जाता है और सी रैंक मिस्ट बर्न के टुकड़े टुकड़े करने के बाद वहां पर मौजूद सारे ज़ॉम्बीज़ को ठिकाने लगाना शुरू हो जाता है। वो अपने पंजों से सिर्फ एक ही अटैक करता है और उसके अपोनेंट के टुकड़े हो जाते हैं। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर बीरू मार्शल लेवल तक पहुंच चुका होता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आखिरकार बीरू वहां पर मौजूद तमाम मॉन्स्टर्स को हराने के बाद यंग लॉर्ड के पास पहुंच जाता है और उसके सामने घुटने टिका कर बैठ जाता है कि मुझे माफ कीजिएगा, मुझे आने में बहुत देर हो गई यंग मोनार्क। और ये कहते ही वो छोटे मालिक को हील करना शुरू हो जाता है। सो दोस्तों, यहाँ पर सूहो का बेस्ट फ्रेंड वापस आ चुका है, उसे ट्रेनिंग देने के लिए, उसे गाइडलाइन प्रोवाइड करने के लिए, और अर्थ को बचाने की जिम्मेदारी अब सूहो के हवाले होती है। और जबकि दूसरी तरफ सूहो के पेरेंट्स जो कि कुछ साल पहले मिसिंग हो जाते हैं, तो क्या बीरू सूहो को उनके पेरेंट्स के बारे में बताएगा? तो दोस्तों, ये जानने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो तक का इंतजार कीजिएगा। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में जाकर ऑल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और एंड स्क्रीन पर भी लगा दिया जाएगा।